दोस्तों नमस्कार। आप भूले तो नहीं होंगे कि इस देश में एक वक्त सरकार खुल्लम खुल्ला जासूसी करा रही थी। आप भूले नहीं होंगे कि दरअसल उस सॉफ्टवेयर का नाम पेगासस था और उस पेगासस के दायरे में इस देश की सुप्रीम कोर्ट भी बची नहीं थी। जासूसी सरकार वहां भी कर रही थी, अपने ही कैबिनेट मंत्रियों की भी जासूसी कर रही थी। विपक्ष के नेता, विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज, इस देश के पत्रकार, इस देश के सोशल वर्कर, सबकी जासूसी सरकार कर रही थी। बड़ा शोर मचा था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। लेकिन तब जासूसी की जरूरत थी सरकार को, यानी इस देश के भीतर क्या हो रहा है सरकार जानना चाहती थी कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई पहल, कोई सोच कहीं विकसित तो नहीं हो रही है। लेकिन आज की तारीख में अब सरकार को जासूसी कराने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि सरकार ऐसे नियम कायदे के साथ कानून बना रही है जिसमें आप क्या बातचीत करते हैं, किससे क्या संवाद बनाते हैं, उस बातचीत के दायरे में आप क्या क्या मैसेज करते हैं, यह सब कुछ देखने का अधिकार सरकार के पास होगा। और सरकार जब चाहेगी वह आपके व्हाट्सएप ग्रुप में घुस सकती है, सरकार जब चाहेगी आपका इंस्टाग्राम खोल सकती है, सरकार जब चाहेगी जो मैसेज आप जिसे भी भेज रहे हैं उस पर वो निगाह रख सकती है। यानी कोई दायरा बचेगा नहीं कि वह आपकी जिंदगी के भीतर घुस ना जाए। यानी कल तक जासूसी की जरूरत थी और अब कानून ही बना देंगे तो फिर आप क्या करेंगे। लेकिन सरकार ने इसका एक उपाय खोजा है। सरकार कह रही है कि दरअसल इस देश के भीतर में ब्लैक मनी का हेरफेर बहुत होता है, इस देश के भीतर में क्रिप्टो करेंसी का खेल बहुत होता है, इस देश में ब्लैक मनी और टैक्स चोरी दोनों बहुत होती है। लेकिन इस चोरी को पकड़ने के लिए अगर सरकार ऐसा कानून बना दे जिसके जरिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप, आपके इंस्टाग्राम, आपके एक्स, यानी किसी भी तौर पर आप जो भी संवाद कहीं भी बनाते हैं, अगर सरकार को यह पावर मिल जाए कि वह उस पर निगाह रख सकती है, देख सकती है, तो फिर वह जिसे मन चाहे, जैसे मन चाहे उसकी जिंदगी में झांक लेगी, जान जाएगी आप कौन सी बातचीत किसके साथ कैसी कर रहे हैं। यानी यह नई परिस्थिति क्या बिल्कुल कानूनी रूप में सामने आएगी और इसकी वजह टैक्स चोरी है। इसकी वजह क्या वाकई सरकार चाहती है कि इस देश में ब्लैक मनी का हेरफेर ना हो? क्या वाकई सरकार चाहती है कि क्रिप्टो करेंसी का खेल जो भारत के भीतर में अभी भी गैर कानूनी है, उसको हालांकि कानूनी बनाने पर विचार वित्त मंत्रालय के अधिकारी कर रहे हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री से जुड़े सेक्रेटरी इसका जिक्र कर चुके हैं कि सरकार सोच रही है, क्योंकि अमेरिका सोच रहा है और अमेरिका इसमें बहुत आगे बढ़ गया है। लेकिन जिक्र तो इस बात का है कि वाकई क्या इतनी बड़ी चोरी जो सरकार कह रही है, जितने पैसों का जिक्र वो कर रही है, क्या उसका कोई आंकड़ा है सरकार के पास? आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन एक चीज जान लीजिए, सरकार ने इस देश के भीतर में बड़े बड़े कॉरपोरेट के पैसों को माफ किया है। जो बैंकों से कर्ज लेकर विदेश भाग गए, उनकी कर्ज माफी इस देश के भीतर हुई है। बैंकों की किताब से वो पैसा हटा लिया गया और वो जितनी बड़ी रकम है उसका अंश भर भी सरकार के अपने वक्तव्य, अपने डॉक्यूमेंट और अपने इनकम टैक्स न्यू बिल जो वह अगस्त के महीने में लाने जा रही है, उसके आंकड़े आपके सामने जब आएंगे तो आप हैरत में आ जाएंगे। अच्छा, सरकार इस देश के हर नागरिक की जिंदगी में घुसकर अब तमाम चीजों को इसलिए टटोलना चाहती है कि उसे लगता है कि इसके जरिए बड़े पैसे की उगाही हो जाएगी। तो कल ही पार्लियामेंट में जब न्यू इनकम टैक्स बिल का जिक्र देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही थी, तो उन्होंने बताया भी और आंकड़े भी दिए और कहा कि दरअसल हमने जो इनक्रिप्टेड मैसेजेस को पकड़ा उसके जरिए सरकार को पता चला तकरीबन इस दौर में 250 करोड़ रुपए पकड़ में आ गए, 250 करोड़ रुपए। और जो व्हाट्सएप ग्रुप के भीतर जब घुसे और वहां पे व्हाट्सएप के मैसेजेस देखे
तो 90 करोड़ रुपए और पकड़ में आ गए। और जो मैसेजेस व्हाट्सएप का ग्रुप काम करता है उसके जरिए जो पूरा नेक्सस और माफिया काम करता है उसके जरिए तकरीबन 200 करोड़ रुपए बच गए। बड़ी रकम है, वाकई बड़ी रकम है। खास तौर से यह इतनी बड़ी रकम है कि बीते 10 बरस में इसी पार्लियामेंट के भीतर उन्हीं फाइनेंस मिनिस्टर ने जानकारी दी कि हमने इस देश के भीतर जो टैक्स माफी की वह 16,35,000 करोड़ की बीते 10 फाइनेंशियल ईयर में की है। और ये जो माफी दी गई है उस माफी का मतलब ये बिल्कुल नहीं समझिएगा कि बैंक रिकवरी नहीं करेंगे। बैंक रिकवरी कर रहे हैं और बैंकों ने खूब रिकवरी की है क्योंकि इस देश में कानून काम करता है। और कानून का कच्चा चिट्ठा बताने के लिए उन्होंने कहा इस देश के भीतर सिविल कोर्ट है, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है और वह जिस लिहाज से एक्शन में आता है उसके मार्फत सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट काम करता है। इस देश में एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के मातहत काम करता है, बड़ी उगाही होती है। इसलिए आप यह मत सोचिएगा कि सरकार ने 16,35,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। सरकार का नजरिया है इनक्रिप्टेड मैसेजेस के जरिए 250 करोड़, व्हाट्सएप के जरिए 90 करोड़, नेटवर्क को पकड़ा जब गया उसके जरिए तकरीबन 200 करोड़। यह बड़ी रकम है और इसीलिए अब यह कानून की शक्ल में अगस्त के महीने में आ जाएगा। लेकिन इसके भीतर का सच क्या है और इस देश में सरकार ने जितनी पूंजी अपने मित्रों के लिए लौटाई, कॉरपोरेट के लिए लौटाई, बड़े बड़े बिजनेसमैन को बचाया जो देश छोड़कर भाग गए, उन पर कोई उंगली नहीं रख पाए। और इन परिस्थितियों के बीच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने जो लगातार छापे मारे उससे भी कितना पैसा बचा, सारी जानकारी आपको हम देंगे आज। जरा आप पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं वित्त मंत्री के उस आंकड़े से जिसका जिक्र उन्होंने किया है कि अब हम डिजिटली भी इस देश के लोगों की तमाम खातों को देख पाएंगे और उनके हर ग्रुप के भीतर घुसेंगे और उसके जरिए जो अभी तक जो जानकारी आई वो रकम इतनी थी। Sir, encrypted messages and mobile phones. Unaccounted money to the extent of 250 crores have been detected when the encryption has been decoded. One. Second, evidences which have been seized from WhatsApp messages, particularly crypto assets worth more than 90 crores, and the network of people involved in it have all come out of WhatsApp messages. I'll bring in one more example, sir. WhatsApp communications and incriminating materials found from such conversations helped to unearth the syndicate and identify the end beneficiaries of bogus bills worth 200 crores. यहां आप कह सकते हैं कि एक भी पैसा अगर चोरी हो रहा है तो वो गलत है और उसको पकड़ने के लिए कोई कानून सरकार ला रही है तो क्या गलत है। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, एक पैसा भी चोरी होना नहीं चाहिए। और इस देश का पाई पाई पैसा इस देश के लोगों के खून पसीने से जुड़ा है, इस देश की राष्ट्रीय संपत्ति से जुड़ा है, राष्ट्रीय खजाने में उसको रहना चाहिए। चोरी कोई कैसे करेगा। तो एक क्षण के लिए इस देश के भीतर में बैंकों के जरिए जो लूट मचती रही और फाइनेंस मिनिस्ट्री और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई और इस देश की 12 जांच एजेंसियां जिनका काम ही इकोनॉमिक ऑफेंस को रोकना है, जिसमें हर वो नाम आप ले सकते हैं, वो डीआरआई का नाम आप ले सकते हैं, वो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो भारत सरकार की उसका नाम ले सकते हैं। लेकिन एक क्षण के लिए जरा समझ तो लीजिए लूट का मतलब होता क्या है और सरकार क्यों इस छोटी सी रकम के जरिए कानून बना रही है लेकिन बड़ी रकम की लूट में सरकार भागीदारी है क्या। क्योंकि खुद सोमवार के दिन यानी जिस दिन वित्त मंत्री कह रही है उससे 24 घंटे पहले उन्होंने
पार्लियामेंट के भीतर ही जानकारी दी थी कि देखिए ऐसा है, सबसे ज्यादा रिटर्न ऑफ जो किया गया 2018-19 में 2,36,265 करोड़ रुपए, और सबसे कम जो किया गया वो 58,786 करोड़ रुपए जब सबसे पहले मोदी सरकार सत्ता में आई, यानी 2014-15 के फाइनेंशियल ईयर में। अब आप सोचिए 10 बरस पहले जो रिटर्न ऑफ रकम की गई वह भी 58,786 करोड़ थी। यहां वित्त मंत्री ने जिस कानून को लाने का जिक्र, जिस सोशल मीडिया के भीतर घुसकर इस देश के नागरिकों के हर चीज पर नजर रखते हुए उनके साथ उनकी जानकारी को शेयर करने का जिक्र किया, वो कुल रकम 500 करोड़ से ज्यादा की नहीं है। और 10 बरस पहले पहले फाइनेंशियल ईयर में मोदी सरकार ने 58,786 करोड़ रुपए माफ किए थे। उसके बाद सरकार ने जो एक के बाद एक माफी देने की शुरुआत की, उसमें हर बरस देख लीजिए, क्योंकि 2023-24 में यानी बीते फाइनेंशियल ईयर में भी 1,70,270 करोड़ रुपए माफ किए। 2022-23 में 2,16,334 करोड़ रुपए माफ किए, यानी इतने लाख करोड़ माफ किए गए। सवाल यह है कि अगर 10 बरस के भीतर इतनी रकम जो 16,35,000 करोड़ की जो माफ की गई, उसके बाद वित्त मंत्री ने कहा कि देखिए ऐसा है, इसका यह मतलब नहीं है कि हमने माफ कर दिया, यह पूरा ग्लोबल एक ट्रेंड है, ऐसे ही किया जाता है। लेकिन दुनिया के किसी भी देश में इतना ज्यादा एनपीए होता नहीं है और इतनी बड़ी माफी होती नहीं है। लेकिन अब वित्त मंत्री कह रही है तो मान लीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा, इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक रिकवरी नहीं करते हैं। हमारी टीम ने इस पे काम करना शुरू किया और पूछा और जानकारी हासिल की कि दरअसल जो रिकवरी होती है और जो माफी होती है वो कितनी होती है। मसलन 2014-15 के फाइनेंशियल ईयर में अगर 58,000 करोड़ रुपए माफ किए गए तो रिकवरी थी 5,461 करोड़ रुपए, यानी 53,000 करोड़ रुपए कहां गए कोई नहीं जानता है। वो सरकार ने दे दी और जिन लोगों ने लोन लिया था वो आगे निकल गए। और बरस दर बरस अगर आप देखना शुरू करें तो 2018 से पहली बार 1,28,229 करोड़ रुपए रकम रिटर्न ऑफ का आता है, यानी पहली बार 1 लाख करोड़ से ज्यादा माफी का जिक्र आता है। और सरकार उस पर ध्यान ना दे या खूब दे, क्योंकि यह बढ़ते बढ़ते लगभग 2,40,000 करोड़ तक चला गया। अब इसके बाद है रिकवरी की स्थिति। रिकवरी की स्थिति में सबसे ज्यादा रिकवरी 2023 में हुई, कितनी हुई? 35,000 करोड़ रुपए। और सारी रकम अगर आप जोड़ दीजिएगा तो 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर रहे हैं और रिकवरी हो रही है 2 लाख करोड़ रुपए। इस 10 बरस का कच्चा चिट्ठा है। सारे नियम सरकार के, सारी एजेंसी सरकार की, सारे लोन सरकार के जरिए बैंकों के जरिए निकल कर आए, सारे लोग में से अधिकतर लोग विदेश भाग गए। और इसका जिक्र भी खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में कर रहे हैं। लेकिन अब उन्हें घुसना है, चूंकि लोगों के भीतर और लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, और आप क्या बातचीत कर रहे हैं उसके भीतर जाना है। उस बातचीत के जरिए जो रकम सरकार ने पकड़ी वो कुल मिला के रकम 500 करोड़ को पार करती नहीं है। लेकिन यहां तो लाखों करोड़ का खेला हो रहा है। लेकिन सरकार उससे बेफिक्र है, क्योंकि अब उसे जासूसी नहीं करनी है। उसकी ताकत पार्लियामेंट के भीतर खूब है, पार्लियामेंट के बाहर और ज्यादा है। इस देश के भीतर में उसे पता है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई चला गया तो फैसला सरकार के हक में ही आएगा। उसे पता है पार्लियामेंट के भीतर कितना भी हंगामा हो जाए, विपक्ष को तो बोलने की इजाजत दी नहीं जाएगी। जब विपक्ष के नेता को बोलने की इजाजत नहीं तो विपक्ष की क्या हैसियत है। और हर चुनाव तो हम जीत ही जाते हैं और हर चुनाव के बाद यह तय हो जाता है कि जनता हमें ही चाहती है। उस जीते हुए चुनाव को लेकर आप इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो वो कहता है क्या गड़बड़ी है। अब तो अमेरिका भी देखिए हमारी बड़ाई कर रहा है, हमने क्या शानदार काम कर लिया है। यानी एक पूरा दायरा क्रिएट हो गया इस देश के भीतर। आपकी निजी जिंदगी और निजी जिंदगी के साथ आपके निजी संवाद के आश्रय
कोई जैसे मन चाहे सरकार वैसे काम कैसे करेगी, इसका जिक्र भी सरकार ने ये कहकर किया, ये प्राइवेसी कानून जो हम ला रहे हैं इसके पीछे मंशा ये है कि इससे पहले 1961 में जो कानून बना था वो दस्तावेजों को टटोलने तक था। उस समय डिजिटल इंडिया नहीं था, डिजिटल इंडिया तो अब हुआ है। तो अब डिजिटल को जोड़ते हुए जो भी पावरफुल व्यक्ति जिसको ये अधिकार दिए जाएंगे उसके जरिए सरकार उस अधिकार को लेगी और किसी भी खाते को खोल सकती है, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में घुस सकती है और खुले तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर इसका जिक्र पार्लियामेंट में कर रही हैं। A provision particularly to look at the data exists in the current environment, particularly in certain cases of search and seizure authorized by the competent authority, where access code is not available and the person concerned is not cooperating with the proceedings, the authorized officer may gain access to such computer system exists even now. तो सरकार कह रही है जो ऑथराइज्ड पर्सन होगा उसके पास सरकार जाएगी और कहेगी कि देखिए इनके खातों को हमें देखना है, आप हमें इजाजत दीजिए, और उसके बाद उसके पूरे मोबाइल फोन, उसके पूरे मैसेजेस, उसका व्हाट्सएप ग्रुप, उसका इंस्टाग्राम, सब कुछ खंगाल लिया जाएगा। लेकिन एक सवाल यहां आपके लिए भी है। इस देश में एक कानून आरटीआई का बना, यानी सरकार से आप कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, आप पत्र लिखिए सरकार जानकारी देगी। लेकिन इस दौर में आपका आरटीआई का कानून ही पूरी तरीके से धराशायी हो गया। लोगों ने सवाल भेजे, सरकार ने जवाब नहीं दिया। यह शुरुआत बड़े तौर पर इस देश में पीएम केयर्स को लेकर होती है। उसके बाद की परिस्थिति में पीएमओ से जुड़े हुए सवाल हों, इस देश के भीतर में जांच एजेंसियों से जुड़े हुए सवाल हों, सरकार ने जो चाहा जैसे चाहा आरटीआई कानून को भी अपने अनुकूल बना लिया और जानकारी देना बंद कर दिया। अब यहां पर दूसरा सवाल है, हमने तो आपसे बैंक द्वारा दिए गए लोन का जिक्र किया, लेकिन इसी पार्लियामेंट में सरकार ने खुद जानकारी दी कि 29 कंपनियां ऐसी हैं जो 1000 करोड़ से ज्यादा लोन लेकर फरार हो गई, इस देश को छोड़ दिया, और कुल मिलाइएगा उस कंपनियों की रकम तो 61,027 करोड़ रुपए वह दोबारा बैंक में नहीं लौटे। यानी 61,000 करोड़ रुपए बड़े हैं या 500 करोड़ रुपए बड़े हैं। 61,000 करोड़ के लिए इस देश का फिर सारा कानून है। 29 कंपनियों के सरकार के पास नाम है, उस कंपनियों के मालिकान दुनिया के किस किस हिस्से में भागे सरकार के पास पूरी जानकारी है। लेकिन अपने तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर ये कहने से चूकती नहीं है कि देखिए आप गलत मत समझिए, ईडी जो है बड़ा शानदार काम करता है और ईडी ने इस दौर में बड़ी वसूली की है, किसी को परेशान नहीं किया है, और इसके लिए वो तर्क देती हैं। और जो रकम उन्होंने बताई वो 22,282 करोड़ रुपए ईडी ने रिकवरी की और लोगों को लौटा दिया। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर इसे नहीं बता पाई कि ईडी जिन रकम पर काम कर रही थी वो 5 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम है इस देश के भीतर में। यानी 5 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम पर आंख मूंद कर 22,282 करोड़ रुपए रिकवर हो गए, ये सरकार बता रही है। कितने नहीं हुए और कब भाग गए इस पर सरकार खामोशी बरते हुए। तो क्या रिजर्व बैंक नोट छापने की मशीन है और सरकार पॉलिटिकल तौर पर जिसे चाहे उसको रूप में माफ कर दे, जिससे चाहे जिस रूप में पैसा दे दे? यानी रिकवरी जो है उसका परसेंटेज इतना लो है और लेकर पैसा भागने वालों की रकम इतनी ज्यादा है कि उसके बाद फिर यही सवाल आएगा, क्या वाकई सरकार ने जो तय किया है और जो इनकम टैक्स बिल वो लेकर अगस्त में ला रही है उसके पीछे मंशा सिर्फ ब्लैक मनी, क्रिप्टो करेंसी, टैक्स चोरी, जमीनों का हेरफेर इसको पकड़ने की है, या फिर मंशा कुछ और है? क्योंकि ईडी को लेकर भी जो वित्त मंत्री ने कहा वह भी हैरत अंगेज स्थिति है। अगर ये आंकड़े सरकार खुद बता रही है तो सोचिए कितनी बड़ी रकम इस देश के बाहर चली गई। The rich borrowers are let to go off, they run away from the country. I want to give you this numbers, sir, which we placed in this house
during question hours also several times, the Enforcement Directorate has successfully restored properties valued at approximately 22,280 crores to victims or legitimate claimants where ED has enforced its action and taken away from the accused or those who are charged with this offense with the court's permission and restored properties to the legitimate claimants. So, for those of us who seem to think, oh, ED is let loose, they are going on a political vendetta. No, people's money is being given back. और यहां पर यह भी जान लीजिए, जब ईडी का जिक्र हो ही रहा है तो ईडी में किसी डायरेक्टर को सबसे ज्यादा एक्सटेंशन संजय मिश्रा को मिला। संजय मिश्रा जिन्हें 3 बार एक्सटेंशन मिला, और उनकी पहचान इसलिए बड़ी हो गई क्योंकि उनके दौर में इस देश के तमाम पॉलिटिशियंस के घर पर छापा पड़ा। ईडी उनके दरवाजे पर आई। पॉलिटिशियन जो विपक्ष के थे, उनके सहयोगी जो भी बिजनेसमैन थे, ईडी ने उसे बख्शा नहीं। यह अलग मसला है कि खुद इसी पार्लियामेंट में जानकारी दी गई कि कितने भी छापे मारे गए, कितने भी पॉलिटिशियन के ऊपर कार्रवाई की गई, लेकिन जो दोषी पाए गए वो सिर्फ 2 लोग हैं। एक 2015-16 में पकड़ में आया और एक 2020-21 में पकड़ के आया। इसके अलावे कोई भी दोषी करार नहीं दे पाए। और उसी ईडी के संजय मिश्रा को अब सरकार या कहें प्रधानमंत्री ने अपने इकोनॉमिक एडवाइजर की टीम में रख लिया है। इकोनॉमिक एडवाइजर की टीम मनमोहन सिंह बनाई थी 2004 में, और उसके पीछे सोच ये थी कि इस देश के इकोनॉमिस्ट उसमें रहेंगे, आरबीआई से जो गवर्नर निकले हैं उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन इस दौर में इकोनॉमिस्ट और आरबीआई या फिर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अर्थनीति को जानने वाले तो दूर की बात है। विवेक देबरॉय जो इकोनॉमिस्ट थे, उनके निधन के बाद एक सीट खाली हुई, और इस दौर में ईडी की पहचान देने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर संजय मिश्रा जी के पास कोई काम नहीं था। तो उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री से हटकर इकोनॉमिक एडवाइजर की टीम में प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही रख लिया। ईडी की पहचान इस देश के भीतर कैसी है, यह पहला सवाल। अब दूसरा सवाल, इस देश में टैक्स को रोकने के लिए इस देश के भीतर सोशल मीडिया और डिजिटल के जरिए सरकार जिस तरीके से अब हर व्यक्ति को अपने दायरे में ले सकती है, यह सवाल है, या फिर यह मानिएगा कि यह पारदर्शिता है। क्योंकि इस देश के भीतर में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष की है, उनका रोना यही है कि सरकार ने मनचाहे तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई की। कांग्रेस तो 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त खुले तौर पर यह कह भी रही थी, और हुआ भी, कि उसका अपना अकाउंट बैंकों में सीज कर दिया गया, यानी वो पैसा निकाल नहीं सकते थे। और कांग्रेस की मुश्किल उस समय यह आ गई कि वह अपने संगठन, अपने यहां काम करने वाले लोगों को वेतन तक नहीं दे पा रही थी। मामला अदालतों में गया, किसी तरीके से उस खाते को खोला गया। यानी कांग्रेस जैसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जब इस देश में यह हो सकता है, तो अब तो रास्ता और खुल गया। दरअसल राजनीतिक तौर पर डराने और राजनीतिक तौर पर एक ऐसी परिस्थिति खड़ा कर देने की आप सार्वजनिक तौर पर या फिर मित्रों के बीच भी कोई संवाद कैसे बना रहे हैं, सरकार उसे सुन रही है। यह जो बिग बॉस टाइप मैसेज था या बिग ब्रदर का मैसेज था, अब उसको कानूनी ढांचे के रूप में सरकार लेकर आ रही है। और अगस्त के महीने में मानसून सत्र में यह इनकम टैक्स बिल रखा जाएगा। और बड़ा सवाल तो यह है कि उसी पार्लियामेंट के भीतर बैठे हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सांसद हों या विपक्ष के नेता राहुल गांधी हों, किसी ने इस पर कुछ नहीं कहा। और खास तौर से जिन आंकड़ों को फाइनेंस मिनिस्टर रख रही थी, उस तमाम आंकड़ों के बीच का सच यह था कि वो आंकड़े बिल्कुल सही थे, ये बताने के लिए कि सरकार ने ये किया, बैंकों में इतना इतना रोजगार दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि बैंकों में इतना इतना रोजगार कम हो गया और कितने बेरोजगार लोग हो गए। इसी दौर में बीते 10 बरस के भीतर लाखों लोगों की नौकरियां क्यों चली गई। ये नहीं बताया कि पीएसयूज में इस दौर में कितनी बड़ी तादाद में नौकरियां कम हो गई।
यह भी नहीं बताया कि सबको कॉन्ट्रैक्ट पर सरकार कैसे ला रही है, परमानेंट नौकरियां खत्म कर रही है। कुछ भी जानकारी नहीं दी गई कि इस देश के भीतर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे खत्म हो गया और उसके जरिए जो नौकरियां इस देश में मिलती थी वो सब कुछ धीरे धीरे कैसे गायब हो गई, नहीं बताया गया। बताया वही गया, इतने लाख नौकरियां बैंकों में आ गई, इतनी पीएसयू में आ गई। और रेशियो हमारी टीम ने जब निकाला और ये बात सामने आई, बैंकों में दी गई नौकरी अगर 1 लाख है तो फिर बैंकों से गायब हुई नौकरी 3 लाख है। पब्लिक सेक्टर के जो भी इस देश के भीतर में अलग अलग इंडस्ट्री काम करती है, वो एनटीपीसी भी हो सकती है, वो भेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें काम करने वाले लोगों में अगर 94,000 नौकरियां मिली तो तकरीबन 30 लाख से ज्यादा नौकरियां कम हो गई। और इस दौर में जो टैक्स पेयर को पैसे को लेकर सरकार की चिंता है, इसीलिए यह आंकड़ा सरकार का 500 करोड़ बनाम 16 लाख करोड़ का है। वहां ध्यान नहीं है, ध्यान यहां है, क्योंकि यहां पर राजनीतिक तौर पर एक मैसेज इस देश के हर नागरिक को दिया जा रहा है, अब हम आप पर निगरानी रख रहे हैं, बच सकते हो तो बच जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।